आज के इस वीडियो में पारिस्थितिकी को डिस्कस करूंगा। पारिस्थितिकी विविधता ही जीवित जीवों का केवल लक्षण ही नहीं बल्कि जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंश है। पारिस्थितिकी भी एक ऐसा सूत्र है जो जीव विज्ञान को समग्रात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान का सार यह है कि जीव व्यष्टि में किस प्रकार रहते हैं, अन्य जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इनका भौतिक वास किस प्रकार है, किस प्रकार संगठित होकर समष्टि सामुदायिक पारिस्थितिक तंत्र संपूर्ण जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी के बारे में पारिस्थितिकी हमें ज्ञान प्राप्त कराती है। पारिस्थितिकी का विशेष पहलू मानव जनित पर्यावरणीय विघटन तथा इससे उत्पन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों का अध्ययन है। यदि देखा जाए तो पारिस्थितिकी विषय का जो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द पॉइंट किया था वो एच रिटर ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवों का उसके आसपास के वातावरण के साथ संबंध, जीवों का वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा वातावरण का जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हैं और उनके संबंधों के अध्ययन की जो विज्ञान की शाखा है वो हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के अध्ययन का प्रारंभ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के साथ प्रारंभ हुआ। इसीलिए उन्हें पारिस्थितिकी का भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 26 अगस्त 1908 में हुआ था। 1937 में इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात यह भारत लौटे और भारत लौटने के पश्चात इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। साथ ही उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में पारिस्थितिकी विषय पर अध्ययन एवं शोध कार्य प्रारंभ किया। प्रोफेसर मिश्रा के नेतृत्व में उनके अंडर में लगभग 50 छात्रों ने पीएचडी कार्य शोध कार्य पूरा किया और पारिस्थितिकी विषय पर अध्ययन के पश्चात उन्होंने भारत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पारिस्थितिकी का अध्ययन प्रारंभ किया, शोध एवं अध्ययन प्रारंभ किया। इन्हीं से भारत में पारिस्थितिकी की शुरुआत हुई और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के प्रयासों से ही पीजी क्लासेस या कहें कि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पारिस्थितिकी का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवों का और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। जब जीव की शुरुआत होती है तो जीव की शुरुआत से ही उसके संगठन को अगर देखें तो जो बृहद अणु हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, डीएनए, आरएनए, इन अणुओं के मिलने से कोशिका बनी और अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। अनेक ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग तंत्रों के मिलने से शरीर बनता है और एक ही जैसे जंतुओं के कई शरीर या एक जैसे कई जंतु मिलकर समष्टि का निर्माण करते हैं।
मिलकर समुदाय और समुदाय में उनके आसपास का वातावरण मिलकर पारतंत्र बनता है तथा जीवों का निर्माण होता है। अगर जीवों को हम परिभाषित करना चाहें तो जीवों एक बड़े भूगोल में, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की संरचना है जिसमें पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, जैवीय घटक और अजैवीय घटक दोनों होते हैं और उनके प्रभावों का, उनके आपसी संबंधों का, उनके एक दूसरे पर निर्भरता का अध्ययन करते हैं। तो इस बृहद क्षेत्र को जीवों कहा जाता है। यदि आपने देखा होगा कि प्रकृति में आप सुने, महसूस करें कि पक्षी गाते हैं। सुबह सुबह अगर आपको पक्षियों को चहचहाट देखकर आपके मन में आ सकता है कि पक्षी क्यों गाते हैं, कैसे गाते हैं, इसके बारे में हो सकता है कि क्यों गाते हैं तो इसको हम कह सकते हैं, छात्र बता सकता है कि उनके जो हृदय में जो मुख है, मुख में वायुकोश में कंपन होते हैं और कंपन के फलस्वरूप उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे चहचहाट उत्पन्न होती है। यदि बात करी जाए कि क्यों गाते हैं तो प्रत्येक जीव में आपसी भावनाओं को, संवेदनाओं को संप्रेषण का एक तरीका होता है जिसको हम बोलकर अपनी ध्वनि के द्वारा उत्पन्न करते हैं। ठीक ये जीव भी अपने आपस में बातें करने के लिए, जीवों को एक दूसरे को सचेत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए चहचहाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ अगर देखा है कि जो रात में जो फूल खिलते हैं, अगर आप लोग देखें प्रकृति में तो जो रात में जो फूल खिलते हैं वो सफेद होते हैं। तो सफेद क्यों होते हैं अगर इसको समझा जाए तो सफेद इसलिए होते हैं कि रात्रिकालीन जो पुष्प होते हैं उनमें परागण क्रिया केवल रात्रि के जो कीट हैं, चमगादड़ हैं, उनके द्वारा होती है। सफेद होने के कारण ये फूल आसानी से दिख सकते हैं और उनमें परागण क्रिया हो सकती है। तो इस प्रकार की जो सभी संबंध है और जीव अपनी संरचना में भी परिवर्तन करता है, इन सभी चीजों का जो हम अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत हम पर्यावरण के जैवीय घटक तथा अजैवीय घटकों का अध्ययन करते हैं। जैवीय घटकों को हम बायोटिक कहते हैं और जो अजैवीय घटक होते हैं वो एबायोटिक कहलाते हैं। जैवीय घटकों के अंतर्गत पौधे तथा जंतु आते हैं। अजैवीय घटक के अंतर्गत जल, मृदा, प्रकाश, तापमान, वायु आदि घटक आते हैं। यदि हम संगठन के आधार पर परिभाषित करना चाहें परिस्थितियों को तो परिस्थितिकी मूल रूप से जीवीय संगठन के आधार पर परिस्थितियों को 4 स्तरों में बांट सकते हैं। 4 स्तर पे एक दूसरे से संबंधित स्तर है। ये है जीव, दूसरा है समष्टियां, समुदाय तथा जीवों। एक सिंगल जीव को, एकल शरीर को हम जीव कहते हैं और वैसे ही एक जैसे जीव, एक उसकी एक जाति के बहुत सारे जीव मिलकर समष्टि का निर्माण करते हैं। अनेक जीवों की कई जातियां मिलकर के समुदाय का निर्माण करती हैं, समुदाय का विकास करते हैं और एक विशिष्ट बृहद भौगोलिक क्षेत्र में बहुत सारे जीवों की पूरी संरचना, उसमें जितने भी पौधे और जंतु पाए जाते हैं, वहां का वातावरण क्या है, इन सभी चीजों को मिलाकर जीवों कहते हैं। अब बात करते हैं कि जीवों का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार होता है। इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें, इसके लिए मुख्य 4 बिंदु जो इस पर उत्तरदायी करते हैं जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को: पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और तापमान की अवधि। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और उसके अक्ष का झुकाव। चक्कर लगाने के कारण जो है दिन रात का बनना होता है और झुकाव है, इसके फलस्वरूप जो है पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर तापमान में परिवर्तन होता है। कुछ स्थानों का तापमान बहुत अधिक तीव्र होता है और कुछ जगह का तापमान ये भी देखा जाता है कि तापमान की तीव्रता क्या है, साथ ही कितने अवधि तक वो तापमान वहां पर रहता है। ये सब मिलकर किसी एक विशेष क्षेत्र की, किसी एक विशेष स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं और जिस स्थान, एक बृहद क्षेत्र की जलवायु ही मिलकर एक विशेष जीवों का निर्माण करती है। इन लगातार पृथ्वी की घूर्णन गतियों के कारण ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के कारण
तापमान का बढ़ना, तापमान का कम होना, प्रकाश की तीव्रता होना, वर्षा का कम होना, वर्षा का अधिक होना आदि अवलक्षण प्रदर्शित होते हैं और इन्हीं अवलक्षणों से मिलकर, इन्हीं लक्षणों के फलस्वरूप पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जीवों का निर्माण हुआ है। ऋतु परिवर्तन का कारण तो ये विभिन्न कारण हैं और जिसके कारण वर्षा होती है, परिवर्तन होता है, वर्षा का कम या ज्यादा होना ही जीवों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों पाए जाते हैं जैसे मरुस्थल, वर्षावन, टुंड्रावन आदि। यहाँ पर चित्र में संसार के विभिन्न जीवों को दिखाया गया है जैसे डेजर्ट या ग्रासलैंड। डेजर्ट है जिसे हम मरुस्थल जीवों कहते हैं, ग्रासलैंड मरुस्थल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट और आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। इस तरह से अलग अलग जगह में शीतोष्ण, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण अलग अलग प्रकार के जीवों विश्व में पाए जाते हैं। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में 4 प्रकार के जीवों देखने को मिलते हैं जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्णपाती वन, मरुस्थल वन और समुद्र तट। इस तरह के भारत में 4 प्रकार के जीवों देखने को मिलते हैं। अगर पृथ्वी पर की दशाओं की बात की जाए तो पृथ्वी ग्रह पर जीवन न केवल अनुकूल आवासों में ही बल्कि चरम और कठोर आवासों में भी है जैसे कि झुलसते राजस्थानी मरुस्थल, निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन, गहरे महासागर की खाइयां, वेगवती सरिताएं, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्थायी तुषार भूमि, ऊंचे पर्वत शिखर, दुर्गंध युक्त कंपोस्ट गर्त और हमारी आंख। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन ऐसा नहीं है कि केवल अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल दशाओं में ही पाया जाता है। बहुत सी ऐसी दशाएं हैं, राजस्थान का टेम्परेचर जहाँ 100 से ऊपर टेम्परेचर निकल जाता है, उन दशाओं में भी जीव जंतु पाए जाते हैं और उन दशाओं में भी जीव जंतु निर्वास करते हैं। इसी प्रकार मेघालय में लगातार वर्षा होती रहती है और वहां वर्षा वन विकसित होते हैं। महासागर के आसपास की खाइयां, नदियों के आसपास भी जीवोत्व का विकास होता है। हमारी आंख में भी एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है जो बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, पूरा जीवों का विकास करते हैं। तो ये सब जीवों के उदाहरण हैं। आवासों की विविधता के कारण आवास भिन्न भिन्न प्रकार के आवास जैवीय तथा अजैवीय घटकों के कारण उत्पन्न होते हैं जैसे तापमान, जल, प्रकाश और मृदा में आवासों की विविधता आदि आवासों में विविधता उत्पन्न करते हैं। आवास के अजैवीय घटक के साथ साथ रोगजनक, परजीवी, परभक्षी आदि भी शामिल होते हैं जिनके साथ जीव बराबर संघर्ष करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उसे न सिर्फ अपने अजैविक घटकों से, प्रकाश की तीव्रता है, वर्षा है और वायु वेग है, इन सभी घटकों से न सिर्फ अजैवीय घटकों से संघर्ष करना पड़ता है बल्कि जैवीय घटकों से के साथ साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत से रोगाणु होते हैं, रोगकारी जीव होते हैं, परभक्षी होते हैं। अगर इन सब से बच सका, इनसे संघर्ष कर सका, तभी वो आगे तक विकसित होता है। तो ये निरंतर संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात करते हैं निषेध की। लंबे समय में प्राकृतिक वर्ण द्वारा अपने आवास में उत्तरजीविता और जनन को इष्टतम बनाने के लिए जीवों में अनुकूलन का विकास किया है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीव को उसके अनुकूल वातावरण मिले, ऐसा वातावरण मिले जहां पर वो सरवाइव कर सके, अपने को अच्छी तरह से विकसित कर सके। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी के तल पर अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग होती है। परंतु जीवों में ये क्षमता पाई जाती है कि वे अपने आप को अपने वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। जो जीव अपने वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं उनकी संख्या बढ़ती है और वो सरवाइव करते हैं।
प्रत्येक जीव का उन परिस्थितियों का एक निश्चित परास होता है जिससे वह सहन कर सकता है। उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता तथा पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। यह सब सामूहिक रूप से निकेत बनाते हैं। किसी भी जीव की एक क्षमता है, एक निश्चित रेंज है, एक निश्चित परास तक के वातावरण को वह सहन कर सकता है और उसमें सर्वाइव कर सकता है। तो इस प्रकार जितनी क्षमता तक वो सर्वाइव कर सकता है और उसमें वातावरण में रह सकता है, उस पर्टिकुलर वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उन सब मिलकर के निकेत का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं वातावरण के प्रमुख अजैव घटकों की। अजैव घटकों के अंतर्गत तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, वायु आदि अजैव घटक आते हैं जो कि जीवों की संरचना पर प्रभाव डालते हैं। यदि तापमान की बात की जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तथा मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर धीरे धीरे कर टेम्परेचर लगातार डाउन होता चला जाता है कि ये लगातार तापमान की गिरावट जो है वो जीवों की संरचना में भी परिवर्तन करती है और उनकी संरचना में स्पष्टता परिवर्तन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि भारत की जलवायु में आम के वृक्ष पाए जाते हैं। हमारी जो जलवायु होती है वो सम उष्ण जलवायु है और उष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर आम के पेड़ अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। लेकिन यही आम के पेड़ कनाडा, जर्मनी जैसे ठंडे देशों में जहाँ की जलवायु कम टेम्परेचर होता है वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से हिम क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो चीते हैं वो केरल की जलवायु में, केरल के तापमान में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए केरल में ये चीते नहीं पाए जाते हैं। अगर बात करें तापमान से ही रिलेटिव तो प्रत्येक जो हमारे शरीर का किसी भी जीव के शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम एक निश्चित तापमान पर ही कार्य करते हैं। व्यक्ति के शरीर में एंजाइम का जो सर्वोत्तम रेंज होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम अच्छी तरह से काम करते हैं। यदि टेम्परेचर जो है किसी भी जीव का टेम्परेचर से ज्यादा होता है या कम होता है तो एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवों के शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं और कभी कभी ये परिवर्तन उस जीव की मृत्यु तक कर सकते हैं। हमारे यहाँ देखने को मिला जब गर्मियों के समय में यदि ज्यादा समय तक कोई व्यक्ति खुले आसमान में या धूप में रहता है तो उसमें उसको लू लग जाती है। कभी कभी लू लगने की कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाने पर उसके एंजाइम जो है, बॉडी के एंजाइम निष्क्रिय होने लगते हैं और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। ठीक इसी के प्रकार कम टेम्परेचर में देखने को मिलता है कि व्यक्ति का बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर का टेम्परेचर है, बहुत डाउन हो जाता है। उस अवस्था में ठंड लग जाना कहते हैं और उन परिस्थितियों में भी व्यक्तियों की अगर रिकवरी नहीं हुई तो उन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की मौत हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और सर्वाइव जीवित रहते हैं। तो अधिक टेम्परेचर तक सर्वाइव करने वाले जीवों को हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी जीव कहते हैं, जो बहुत अधिक टेम्परेचर पर डाउन सर्वाइव कर जाते हैं। इसके विपरीत हमने कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे जीवों को तनुतापी कहते हैं। अब बात करते हैं जल की। जल जैसे कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बारे में बात करें तो प्रत्येक जल का रासायनिक संगठन और पीएच जीवों और पौधों के लिए अहम होता है। अधिक लवणता के प्रति सहनशील जीवों को प्रथुर, वड़ी अथवा यूरोहेलाइन कहते हैं, जबकि कम लवणता के प्रति सहनशील जीव तनु लवणी कहलाते हैं। जल बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल महत्वपूर्ण है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी जल के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। जल के महत्व को इस तरह से कह सकते हैं कि बिना जल के पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती और बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पौधों में भोजन नहीं बन सकता, उनके अंग फल फूल विकसित नहीं हो सकते। तो यदि जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी नहीं होगी
और प्रकाश संश्लेषण अगर क्रिया नहीं होगी तो भोजन भी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होगा, जिससे जीवों का जीवन संभव नहीं है। इसके बाद करते हैं प्रकाश की। प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की अवधि किसी भी स्थान की वनस्पति पर, वहां के जीवों की शारीरिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। किसी भी स्थान पर कुल पूरे दिन में कितने घंटे का प्रकाश उपलब्ध रहता है, इस अवधि को दीप्तिकालिका कहते हैं। दीप्तिकालिका का पौधों में पुष्पन क्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ पौधों को पुष्पन क्रिया के लिए 12 से 13 घंटे का प्रकाश आवश्यक होता है, जबकि कुछ पौधों को पुष्पन क्रिया के लिए 4 या 5 घंटे का प्रकाश आवश्यक होता है। तो इस प्रकार पुष्पों में पुष्पन इस प्रकाश अवधि का पौधों के लिए बहुत ही महत्व होता है। प्रकाश के साथ साथ प्रकाश का जब अधिक उष्मा का प्रकाश होता है, सौर विकिरण होता है, उस सौर विकिरण में परावैंगनी किरणें भी आती हैं, और ये परावैंगनी किरणें जीवों के लिए हानिकारक हैं। यदि ये ओजोन परत से छनकर ना आए तो नीचे जीवों में कैंसर का कारण बनती हैं। बात करें मृदा की, तो मृदा की संरचना, मृदा के जलधारण क्षमता, उसका पीएच तथा खनिज संगठन, यह मृदा की बनावट का असर डालता है और साथ ही वहां के पौधों पर भी असर डालता है। मृदा पौधों की उत्पत्ति के लिए जल धारण की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहां पर बालू वाली भूमि होती है तो बलुई भूमि के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और उनमें जल धारण की क्षमता नहीं होती है, जिस कारण ऐसी भूमि पर कटीली झाड़ियां, छोटी झालियां आदि उगती हैं। जबकि जो दोमट मिट्टी होती है वो बलुई मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी दोनों का मिश्रण होती है, और इसमें बात भी पाई जाती है, इनके कणों के बीच एयर भी पाई जाती है और जल धारण क्षमता भी होती है, जिसके कारण दोमट मिट्टी खेती के लिए उत्तम होती है। ठीक यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है मृदा में कि उसका खनिज संगठन क्या है। जिस मिट्टी में खनिज ज्यादा होंगे तो खनिज ज्यादा होने के कारण उसमें जो मृदा में जो जल है उसका पीएच ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण पौधों को जल अवशोषण करने में भी परेशानी आएगी। तो इसलिए मिट्टी में जो मृदा जल उपस्थित है उसका खनिज जल में जो लवण है उसका भी विशेष महत्व होता है। इसके बाद बात करते हैं हम वायु की। वायु न सिर्फ जीवों के लिए बल्कि पौधों के लिए भी आवश्यक होती है। सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि वायु से उपलब्ध होती है। ठीक इसी तरह से सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जिसे पौधे ग्रहण करते हैं वो भी वायु के माध्यम से उपलब्ध होती है। यही वायु जब वेग के रूप में बढ़ती है, वायु गति के साथ बढ़ती है, तो बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है। भूकंप जैसे आपदाएं भी इस वायु के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। थैंक यू।